हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर वीडियो ऑफ जेबी बर्ड्स। आज के इस वीडियो में हम बर्ड्स के जो एग्स होते हैं उसमें इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेरे पास काफ़ी फ्रेंड्स के कॉल्स एंड मैसेजेस आते रहते हैं कि बर्ड्स ने एग ले किए हैं बट वो एग्स जो है वो 20 दिन 25 दिन बाद इनफर्टाइल होने की वजह से उसे फेंक देना पड़ता है। तो बर्ड्स के एग इनफर्टाइल क्यों होते हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हर बर्ड कीपर को, हर बर्ड ब्रीडर को पता होनी चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम वही वीडियो जो है टॉपिक जो है उसे कवर करेंगे वीडियो में। एज आई से कि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी होगा, तो हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको इस टॉपिक के बारे में सारी चीज़ें समझ में नहीं आए, ये पॉसिबल है। तो बर्ड्स के एग की जो फर्टिलिटी है वो बर्ड के एग लेइंग के जनरली जो लास्ट एग ले हो जाता है उसके 4 या 5 दिन बाद, यानी कि फर्स्ट एग लेड होने के 10 से 12 दिन बाद आपको कैंडलिंग करके, कैंडलिंग मतलब आपको पता ही होगा कि एक हाई पावर टॉर्च के नीचे एग को रखने पर अगर उसमें बच्चा बना है तो रेड वेन्स नज़र आती है, वो एग हम फर्टाइल मानेंगे। अगर 10-12 दिन के बाद कैंडलिंग करने पर भी एग एज इट इज़ है, उसमें कोई ब्लड स्पॉट्स नज़र नहीं आ रहे, वेन्स नज़र नहीं आ रही है, तो वो इनफर्टाइल एग है। और कई बार एग में फर्टिलिटी तो आ जाती है लेकिन उसके कुछ दिनों बाद वो बच्चा डेड इन शेल हो जाता है, मतलब जो बच्चा बन रहा था वो अंडे में ही मर जाता है। ऐसे एग्स में आपको ब्लैक कलर का पैच नज़र आने लगता है, ब्लैक कलर की रिंग नज़र आने लगती है। तो ये तो थी एग कैंडलिंग के बारे में बात कि आपको एग कैंडलिंग कैसे करनी चाहिए। अच्छा, कैंडलिंग करते टाइम आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम आगे डिटेल में वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इनफर्टिलिटी के जो रीजंस हैं उन रीजंस को मेनली हम लोग 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रीज़न है जेनेटिकल प्रॉब्लम, दूसरा रीज़न है बर्ड्स में कोई भी तरह की मेंटल प्रॉब्लम, तीसरा रीज़न हो सकता है बर्ड्स में फिजिकल इश्यू, और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न इनफर्टिलिटी का होता है हम ब्रीडर्स की ह्यूमन एरर्स, यानी कि हम जो गलतियां करते हैं छोटी बड़ी जिसकी वजह से वो एग जो है वो ख़राब हो जाते हैं, इनफर्टाइल हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न जो था जेनेटिकल इशू, तो जेनेटिकल इशू में अगर हम लोग बात करें तो पहला रीज़न हो सकता है कि आपने जो पैरिंग लगाई है वो दोनों ही फीमेल बर्ड्स की आपने पैरिंग लगाई है, मतलब मेल बर्ड नहीं है, फीमेल बर्ड्स की आपने पैरिंग लगाई है। मैच्योरिटी होगी, फीमेल हीट पे आएगी, एग ले कर देगी। अगर एक फीमेल हीट पे आई है तो 4 से 5 ही एग ले करेगी, हमें लगेगा कि भाई ये तो 4-5 ही एग आए हैं तो मेल फीमेल की पैर है, फिर भी एग इनफर्टाइल है। कई बार दोनों फीमेल एक साथ हीट पे आती है तो आपके एग काउंट जो है 10-11 हो सकते हैं। वो एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपने दोनों फीमेल की पैर लगाई है, बट ये कोई कंफर्म नहीं है। मेरे एवियरी में ऐसे कई बर्ड्स की पैर थी जिन्होंने अपने फर्स्ट क्लच में 7, 8, 9 तक एग दिए हैं और उसमें से बच्चे भी निकले हैं। नेक्स्ट क्लच ऑनवर्ड्स एग काउंट नॉर्मल हो जाता है, 5-6 एग पे आ जाता है, बट ज़्यादा एग देना दोनों फीमेल होने की निशानी नहीं है। हो सकता है कि आपने दोनों फीमेल की पैर लगाई है, इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है डीएनए करने के बाद ही बर्ड की पैरिंग करें, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। दूसरा रीज़न इनफर्टिलिटी का हो सकता है कि दोनों बर्ड जो आपने पैरिंग किया है वो सिबलिंग्स हैं, मतलब एक ही पेरेंट्स के बच्चे हैं, चाहे वो सेम क्लच के हो चाहे अलग अलग क्लच के हो, बट अगर सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं और पेरेंट्स में कोई जेनेटिकल इशू है तो बच्चों में ऑब्वियसली वो कैरी फॉरवर्ड होगा। जब ऐसे जेनेटिकल प्रॉब्लम वाले दोनों बच्चों की आप फिर से पैरिंग करेंगे तो ऐसे में उसके एग्स इनफर्टाइल होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा रीज़न जेनेटिकल इश्यूज में ही अगर हम लोग देखें तो कई बार ऐसा होता है कि आपने पैरिंग तो कर दी है बट किसी वजह से मेल फीमेल को पसंद नहीं करता या फीमेल मेल को पसंद नहीं करती और बॉन्डेड पैर जिसे हम कहते हैं वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाती। ऐसे में पैर की जो मीटिंग होती है वो इम्प्रॉपर होती है और इम्प्रॉपर मीटिंग की वजह से होने वाले जो एग्स आएंगे वो ऑब्वियसली इनफर्टाइल आएंगे। इसके अलावा जो रीज़न है, कई बार लोग कहीं से भी बर्ड परचेज कर लेते हैं, पेट शॉप से या किसी ट्रेडर से बर्ड परचेज कर लेते हैं जो आपको बताते हैं कि भाई आपका बर्ड एकदम रेडी टू ब्रीड है, मेच्योर है। कई बर्ड ऐसे होते हैं जिसकी अगर अच्छी डाइट दी गई हो तो 4-5 मंथ की एज में वो मेच्योर बर्ड की साइज पकड़ लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेच्योर बर्ड है, यानी कि कम एज में अगर आप पैरिंग करते हैं, कम एज में अच्छी डाइट की वजह से अगर बर्ड ने ब्रीड कर भी दिया तो बिकॉज उनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी एज कम है, तो हो सकता है
के क्लच जो है वो इनफर्टाइल आ जाए। तीसरा रीज़न होता है मेल और फीमेल की एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होना। अगर मेल फीमेल से ज़्यादा बड़ा है या फीमेल मेल से ज़्यादा बड़ी है तो भी मेटिंग प्रॉपर नहीं होती है। जो बड़ा बर्ड है वो छोटे बर्ड के ऊपर डोमिनेंट रहता है, जिसकी वजह से इम्प्रॉपर मेटिंग की वजह से इनफर्टिलिटी का इश्यू आ जाता है। और जेनेटिकल इश्यू में लास्ट रीज़न हो सकता है नॉन डोमिनेंट बर्ड। नॉन डोमिनेंट बर्ड का मतलब क्या है कि अगर आपका मेल जो है वो फीमेल से डरता है तो ऐसे में फीमेल मेल को मेट नहीं करने देगी और हीट पे आने पर इनफर्टाइल एग्स ले कर देती है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे जेनेटिकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ सकती है बर्ड्स में। अब अगर हम लोग बात करें तो बर्ड्स को अगर कोई मेंटल इश्यू है, मेंटल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस में है, तो उसकी वजह से भी बर्ड के एग जो है वो इनफर्टाइल होते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहला ही रीज़न इसमें बता दिया था कि बर्ड स्ट्रेस में होंगे, इनफर्टाइल एग देंगे। दूसरा रीज़न, अगर बर्ड मोल्टिंग पे है, मतलब कि उसके जो फेदर्स हैं वो निकल रहे हैं, नए फेदर्स आ रहे हैं, तो ऐसे में बर्ड्स को इचिंग होती है, बर्ड जो है वो मेंटली डिप्रेस रहता है। और ऐसे बर्ड्स को अगर आप ज़्यादा सप्लीमेंट्स या विटामिन देंगे वो ब्रीड तो कर देगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि ऐसे एग्स जो है वो इनफर्टाइल रहेंगे। इसके अलावा रीज़न होता है इम्प्रॉपर केज साइज। कई लोग बड़े बर्ड्स को छोटे छोटे केजेस में डाल देते हैं, ब्रीड लेते हैं, कई बार ब्रीड सक्सेसफुल हो जाती है, कई बार सक्सेस नहीं हो पाती। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो बर्ड ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसकी केज साइज प्रॉपर हो। जैसे अगर आप कन्यूर या कॉकाटेल की ब्रीड ले रहे हैं तो एटलीस्ट 2.5 फीट का केज देना चाहिए उनको। अगर आप समझ लीजिए कि बजीज की पैर की ब्रीडिंग ले रहे हैं तो एटलीस्ट 1.5 या 2 फीट का केज देना चाहिए। फिंचेस के लिए 1.5 फीट का केज अच्छा है, सन कनूर्स के लिए 3 फीट का केज अच्छा होता है। इस तरह से अलग अलग बर्ड्स की साइज़ के अकॉर्डिंग उनके लिए जो केज साइज़ होती है वो प्रॉपर आपको लेनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर केज साइज़ नहीं देंगे, बर्ड्स विल नॉट लाइक दैट और ऐसे में इनफर्टिलिटी का इशू आ सकता है। फिर बर्ड्स की केज की पोजीशन, कई बार बर्ड की केज की पोजीशन ऐसी होती है कि बर्ड्स को पसंद नहीं आती और बर्ड्स उसमें खुश नहीं होगा तो अगर वो ब्रीड या तो करेगा ही नहीं, और अगर ब्रीड करता भी है तो इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगला रीज़न होता है बर्ड्स को प्राइवेसी ना मिल पाना। कई बार जो नए हॉबिस्ट या नए ब्रीडर्स होते हैं, जैसे ही बर्ड लाते हैं तो उनके मन में एक उत्सुकता होती है कि मेरा बर्ड कब ब्रीड करेगा, मेरा बर्ड आज ब्रीड करे, मेरा बर्ड कल ब्रीड करे। ऐसा नहीं होता। अब वो बर्ड ब्रीड करने की जो उसकी उत्सुकता है, उस उत्सुकता में वो क्या करता है, बार बार नेस्ट बॉक्स ओपन करके देखता है, बार बार बर्ड के पास जाता है, उसकी एक्टिविटीज़ चेक करता है। तो ऐसे में बर्ड्स को प्राइवेसी नहीं मिलती, इसकी वजह से वो प्रॉपर मीटिंग नहीं करते और इनफर्टाइल एग्स आ जाते हैं। कई बार बर्ड में कोई छोटी मोटी बीमारी हो, जैसे कि कोई लीवर प्रॉब्लम है या बर्ड जो है डिहाइड्रेटेड है, जो बहुत छोटी सी माइनर सी प्रॉब्लम्स है, उनमें सप्लीमेंट्स की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना, विटामिन ए या विटामिन ई की डेफिशिएंसी होना, जो ये माइनर प्रॉब्लम्स हैं, इन माइनर प्रॉब्लम्स की वजह से भी बर्ड जो है वो प्रॉपर फर्टाइल एग नहीं दे पाते। इसके अलावा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है परचेस मतलब वो स्टिक जो हम बर्ड को केज में प्रोवाइड करते हैं, जिसके ऊपर बर्ड बैठते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, मीटिंग करते हैं। अगर वो पर्च प्रॉपर ना हो, जैसे कुछ लोग प्लास्टिक की पर्चेस लगा देते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि बड़ी बड़ी कॉलोनीज में आयरन के जो मेटल होता है, लोहे की पर्चेस लगा दी जाती है। कुछ लोग प्लास्टिक की पर्चेस लगाते हैं। चाइना केजेस में जो रेडीमेड एकदम बढ़िया सी गोल की हुई स्मूथ पर्चेस आती है, ये सारी इम्प्रॉपर साइज की पर्चेस होती है। अगर ये पर्चेस आपने ढीली लगा दी है, बर्ड के बैठने पर अगर वो हिल रही है, तो जब मेल फीमेल मेटिंग करेंगे तो ये हिलती हुई पर्चेस में प्रॉपर मेटिंग नहीं हो पाती और प्रॉपर मेटिंग ना हो पाने की वजह से भी इनफर्टाइल एग्स आ सकते हैं। अगला रीज़न जो बर्ड की इनफर्टाइल एग का है, उसमें होता है कि अगर आपकी पैर न्यू पैर है, मतलब कि जस्ट फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम एग दिए हैं, तो ऐसे में ज़्यादातर बर्ड जो है वो एग्स को हैच नहीं करते। हैच ना करने की वजह से भी जो एग है उसमें फर्टिलिटी नहीं आ पाती। तो फ्रेंड्स, ये दो मेन रीज़न, एक तो आपको जेनेटिकल इश्यू और मेंटल प्रॉब्लम वाला बता दिया। अब अगला इश्यू जो है वो बर्ड्स में कोई फिजिकल प्रॉब्लम होने की वजह से एग में इनफर्टिलिटी आती है। उसकी अगर हम लोग बात करें तो जैसे मान लीजिए जनरली मेल की अगर पाँव में कोई प्रॉब्लम हो, फिंगर्स कम हो या नेल्स कम हो,
तो जब वो मेटिंग करता है तो प्रॉपर मेटिंग नहीं हो पाती, और प्रॉपर मेटिंग ना हो पाने की वजह से एग्स में इनफर्टिलिटी आ जाती है। इसके अलावा मेल या फीमेल के लेग, कई बार ऐसा होता है कि लेग है ही नहीं, अगर उनका लेग नहीं है तो ऑब्वियसली वो प्रॉपर मेटिंग नहीं करेंगे। तो ऐसे में हमें क्या चाहिए कि अगर फीमेल के लेग में, अगर मेल के लेग में कोई इशू है और इनफर्टिलिटी आ रही है तो एक ही रास्ता है कि आप मेल चेंज कर दीजिए। लेकिन फीमेल के अगर लेग में इशू है तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं कि केज में जो पर्चिस है उसे हटा दीजिए। पर्चिस के हटाते ही बर्ड जो है वो केज के फ्लोर पे मेटिंग करेंगे, और ऐसे में प्रॉपर मेटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगला जो रीज़न है वो मेल या फीमेल में फैट का होना है। जनरली अगर हम लोग देखें तो बर्ड्स के वेंट एरिया में फैट डिपोजिशन हो जाता है, फैट जमा हो जाती है, और ये वेंट एरिया में फैट जमा होने की वजह से जो मेल के स्पर्म्स है वो प्रॉपरली फीमेल तक ट्रांसफर नहीं हो पाते, और जिसकी वजह से एग्स में इनफर्टिलिटी आ जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही माइनर प्रॉब्लम होती है इनफर्टिलिटी की, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं दे पाते। मेल या फीमेल के वेंट एरिया में एक्सेसिव फैदर्स, यानी कि ज़्यादा फैदर्स का होना, जो जनरली सारे बर्ड में आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ एक बर्ड में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब ज़्यादा फैदर्स होंगे जिसकी वजह से वेंट जो है टोटली कवर्ड रहती है, और इसकी वजह से जब मेटिंग होती है तो स्पर्म्स का प्रॉपर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। तो ऐसे में हमें क्या चाहिए कि हमें बर्ड के वेंट एरिया के आसपास के जो फैदर्स हैं उसे सीजर्स की मदद से कट कर देना चाहिए, ट्रिम कर देना चाहिए, तो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट रीज़न होता है कि वेंट एरिया के आसपास किसी भी तरह का इन्फेक्शन का होना, चाहे वो कोई चोट की वजह से हो, कई बार लूज मोशंस हो जाता है जिसकी वजह से बर्ड की पुक जो है वो वेंट एरिया के आसपास चिपकी रह जाती है, जिसकी वजह से वेंट एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे इन्फेक्शन वाले बर्ड्स अगर ब्रीड करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनफर्टिलिटी आती है एग्स में। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बर्ड्स के पेट में वर्म्स का होना। कई लोग जो है वो डीवॉर्मिंग नहीं करवाते। डीवॉर्मिंग नहीं करवाने की वजह से बर्ड्स के अंदर जो है वर्म्स डिपोजिशन हो जाता है, वर्म्स हो जाते हैं, और वर्म्स की वजह से ऐसे बर्ड्स जब ब्रीड करते हैं तो हो सकता है कि एग्स इनफर्टाइल आए। डीवॉर्मिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक है नेचुरल डीवॉर्मिंग और दूसरा है मेडिसिन के साथ डीवॉर्मिंग। तो डीवॉर्मिंग कैसे करनी चाहिए जिसके बारे में एक अलग से वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि डीवॉर्मिंग जो है मेडिसिन के थ्रू, उसके लिए अल्बेंडाजोल जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपनी एवियरी में नेचुरल डीवॉर्मिंग यूज़ करता हूँ, जिसमें हर हफ्ते नीम के पत्ते बर्ड्स को खिला देता हूँ। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर, लौकी, ऐसे वेजिटेबल्स का यूज़ करने से भी बर्ड्स में नेचुरली डीवॉर्मिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो रीजंस थे बर्ड में इश्यू होने की वजह से आने वाली इनफर्टिलिटी। अब हम लोग देखते हैं जो सबसे ज़्यादा केसेस में देखी जाती है ह्यूमन एरर्स, जिसकी वजह से इनफर्टाइल एग्स आते हैं। अब जैसे ही बर्ड ने एग ले किया, हम लोगों को एक जल्दी होती है चेक करने की कि मेरे बर्ड ने फर्टाइल एग ले किया है या इनफर्टाइल एग ले किया है, जिसके लिए हम लोग करते हैं एग कैंडलिंग। अब जब हम एग कैंडलिंग करते हैं तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कि बर्ड्स को झटके से उठा के वहाँ से भगाना नहीं है, डरा के उठा के भगाना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से अगर बर्ड डर के उठ के भागता है तो एग जो है वो एकदम ज़्यादा शेक हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें बनने वाला बच्चा वहीं पे डेड हो जाता है, एम्ब्रियो क्रिएट ही नहीं हो पाता। इसलिए बर्ड को जब भी हम एग को जब बर्ड के पास से लेते हैं तब हम इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बर्ड को अचानक से डरा के वहाँ से नहीं भगाना है। दूसरी चीज़, कैंडलिंग करते टाइम हमें ध्यान रखें, ज़्यादातर लोग अब आजकल जो है एग कैंडलिंग मोबाइल फ़ोन की टॉर्च से करते हैं, क्योंकि वो रेडीली अवेलेबल है, फ़ोन आपके हाथ में ही है, टॉर्च ऑन करनी है और कैंडलिंग कर लेना है। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि मोबाइल में से हार्मफुल रेडिएशन एमिट होता है। अगर आप किसी भी बर्ड के एग को टॉर्च के ऊपर रखते हैं ऐसे मोबाइल की पर जिसका नेटवर्क ऑन है, तो हो सकता है कि मोबाइल में से निकलने वाले रेडिएशन की वजह से आपके बर्ड के एग इनफर्टाइल हो जाए। तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डाल देना है और उसके बाद आप मोबाइल टॉर्च का यूज़ कर सकते हो। या तो मैं कहूँगा कि आजकल तो मार्केट में कैंडलिंग टॉर्चेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, 100 रुपये से लेके 1000 रुपये की रेंज में अलग अलग कैंडलिंग टॉर्च मिलती है। तो आप कोई भी कैंडलिंग टॉर्च यूज़ कीजिए, मोबाइल फ़ोन का टॉर्च यूज़ ना करें। नेक्स्ट रीज़न ह्यूमन एरर होता है कि हम लोग क्लाइमेटिकल कंडीशन देखते नहीं है और
बर्ड की ब्रीड लेना शुरू कर देते हैं। अगर एक्सट्रीम क्लाइमेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ऐसी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में या तो आपके बर्ड जो एग देते हैं वो इनफर्टाइल होंगे, और अगर फर्टाइल हुए भी तो डेड इन शेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें चाहिए कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में हम लोग बर्ड की ब्रीड ना करें। नेक्स्ट रीज़न हमारा ह्यूमन एरर होता है इम्प्रॉपर नेस्टिंग मटीरियल। अब अलग अलग बर्ड्स की नेस्टिंग रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। कुछ बर्ड्स को ग्रास चाहिए होता है, कुछ बर्ड्स को हम लोग वुड शेविंग डाल देते हैं। तो अगर आप जो ग्रास या वुड शेविंग यूज़ कर रहे हो वो टॉक्सिक मटीरियल है, मतलब जहरीला कोई प्लांट या ट्री का मटीरियल है, तो आपके बर्ड को भी नुकसान हो सकता है, एग में से निकलने वाले बच्चे को भी नुकसान हो सकता है, और इनफर्टिलिटी के इशू भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप कितना नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कई बार हम लोग जो वुड शेविंग केजेस में डालते हैं, मतलब बॉक्स में डालते हैं, वो इतना ज़्यादा होता है कि एग आधा वुड शेविंग के अंदर दब जाता है और बर्ड उसे प्रॉपर हैच नहीं कर पाता। फिर हम बोलते हैं कि भाई इनफर्टिलिटी आ गई। कई बार हम लोग इतना कम नेस्टिंग मटेरियल डालते हैं कि बर्ड जब केज के अंदर एंटर होता है तो नेस्टिंग उसके पाँव से या उसकी मूवमेंट से एग यहाँ वहाँ लुढ़कता रहता है, ऑब्वियसली वो इनफर्टाइल हो जाएगा या टूट भी सकता है। इसलिए ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, बट प्रॉपर अमाउंट में नेस्टिंग मटेरियल देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट रीज़न होता है लूज परचेस या लूज नेस्ट बॉक्स। परचेस के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इम्प्रॉपर परचेस या लूज परचेस नहीं होनी चाहिए। कई बार हम लोग जो नेस्ट बॉक्स लगाते हैं बस उसको टांग देते हैं केज के ऊपर, बर्ड जब उसमें एंटर होता है पूरा नेस्ट बॉक्स हिलता है। नेस्ट बॉक्स हिलेगा तो उसके अंदर के एग्स भी शेक होंगे, एग शेक होंगे तो फर्टाइल एग में भी डेड इन शेल हो सकता है, और अगर नए नए एग दिए हैं तो शेकिंग की वजह से वो इनफर्टाइल हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग परचेस या नेस्ट बॉक्स जो है वो एकदम अच्छे से फिट करें, हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल, और बर्ड को सेफ फील हो इस तरह से वो होना चाहिए। नेक्स्ट रीज़न होता है हमारी एवियरी। अगर इंडोर एवियरी है तो उसमें इम्प्रॉपर लाइट या इम्प्रॉपर वेंटिलेशन का होना। इम्प्रॉपर लाइट की वजह से भी बर्ड जो है वो हैप्पी फील नहीं करता, डिप्रेस्ड रहता है, और ऐसा डिप्रेस्ड बर्ड जब ब्रीड करेगा तो ऑब्वियस है इनफर्टिलिटी का इश्यू आएगा। इसके अलावा अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, मतलब कि एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं होती है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम आते हैं। नेक्स्ट रीजन है एफ्लाटॉक्सिन्स। एफ्लाटॉक्सिन्स मतलब क्या होता है, वो एक तरह का टॉक्सिन होता है, जहर होता है, जो एक टाइप के फंगस की वजह से क्रिएट होता है। अब ये एफ्लाटॉक्सिन जो है बहुत ही वास्ट सब मैटर है, जो एक वीडियो में पूरा समझा पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि कुछ लोग जो है वो सीड्स का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते। सीड में पानी मिल जाता है या बहुत ज़्यादा डैम्प एटमॉस्फेयर में सीड्स को स्टोर करते हैं, तो या कई बार एक्चुअली मैं भी बर्ड के सीड्स को धोकर सुखा कर ही देता हूँ, लेकिन मैं 3 से 4 दिन तक तेज धूप में सीड्स को सुखाता हूँ। उसमें मॉइस्चर अमाउंट जब मुझे पक्का यकीन हो जाता है कि मॉइस्चर 0 हो गया है, उसके बाद ही बर्ड को मैं वो सीड्स प्रोवाइड करता हूँ। बट कई बार जल्दीबाजी में लोग प्रॉपर सीड सूखे नहीं है या सीड में पानी गिर गया था, फिर भी वो सीड बर्ड को प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसे सीड्स में फंगस क्रिएट होती है, और ये फंगस वाले सीड जब बर्ड्स खाएंगे तो ठीक है, बड़े बर्ड्स को तो शायद हो सकता है कि ज़्यादा कोई इशू ना हो और वो सरवाइव कर जाए, लेकिन ऐसे सीड्स खाने के बाद जब वो ब्रीड करते हैं तो इनफर्टिलिटी का इशू आ सकता है। अगर आपके एग फर्टाइल हो भी जाते हैं, बच्चे निकल भी आते हैं, तो फंगस की वजह से पेरेंट्स को जो इशू हुआ है, क्रॉप प्रॉब्लम हुई है, क्रॉप इन्फेक्शन हुआ है, वो बच्चों में पास ऑन होगा, क्योंकि बर्ड जो है वो पेरेंट जो है बच्चों को फीड करवाएंगे, तो ऐसा फंगस वाला ही दाना वो बच्चों को खिलाएंगे, और आपके बच्चों का क्रॉप फुल भरा होने के बावजूद भी आपके बच्चे मर जाते हैं। ज़्यादातर कॉकाटेल के जो ब्रीडर्स हैं उनके कॉल मेरे पास आते हैं कि भाई 4-5 दिन के बच्चे होने के बाद वो मर गए हैं, पेरेंट्स ने अच्छा फीड करवाया था फिर भी मर गए। तो उसका रीज़न यही है कि पेरेंट्स को क्रॉप इन्फेक्शन है। ऐसे क्रॉप इन्फेक्शन वाले जो पेरेंट्स बच्चों को फीड करवा रहे हैं, बच्चे की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, वो सीड डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो सीड प्रोवाइड कर रहे हो एकदम साफ सुथरे और सूखे हो, उसमें किसी भी तरह का फंगस, पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स मिक्स ना हो।
तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो अगला रीजन है ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब कुछ लोगों को एक आदत सी बन गई है कि बर्ड्स को तो सप्लीमेंट देने हैं, एंटीबायोटिक्स देने हैं, दवाइयाँ देनी है, बस डेली के पानी में कुछ ना कुछ मिला के देते ही रहना है। कई फ्रेंड्स तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो बर्ड्स को कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर भी टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपके बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका बर्ड बीमार नहीं है, तो उसको दवाई देनी ही क्यों है? क्या आप डेली वीकली मलेरिया के लिए अभी कोविड चला गया है तो भी क्या आप उसकी वैक्सीन बार बार लेते रहते हैं? नहीं लेते। आप मलेरिया हो जाएगा के डर से मलेरिया की दवाई लेते रहते हैं? नहीं लेते। आपको कोई बीमारी ना हो जाए इस डर से क्या आप एंटीबायोटिक लेते रहते हैं? नहीं लेते। तो फिर क्यों बर्ड्स को आप बिना वजह एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हो? मुझे इसका लॉजिक अगर आप समझा सको तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि बिना वजह बर्ड को एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है। बिना वजह बर्ड को एंटीबायोटिक देने से फायदा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, उल्टा आपके बर्ड का लीवर वीक हो जाएगा। अगर आप लीवर टॉनिक देके उसके लीवर को संभाल भी लेते हैं तो ज्यादा एंटीबायोटिक्स जाने की वजह से बर्ड की फर्टिलिटी पे असर होती है और ऐसे बर्ड्स के जो एग है वो इनफर्टाइल होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बिना वजह किसी भी तरह की दवाई आपके बर्ड्स को प्रोवाइड ना करें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रीजन जो है इनफर्टिलिटी का वो है इनएडिक्वेट डाइट। इनएडिक्वेट डाइट का मतलब होता है बर्ड को जिस न्यूट्रिशनल फूड की जरूरत है वो उनसे वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। कुछ लोग बर्ड को ब्रीडिंग सीजन में तो अच्छा फूड देते हैं, सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब रेस्टिंग पीरियड होता है तब वो उन्हें सस्ते से सीड मिक्स पे या सिर्फ कंगनी पे डाल देते हैं, ये सोच के कि बस अभी तो ठीक है ना, बर्ड को न्यूट्रिशंस की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। बर्ड को हर सीजन में चाहे वो रेस्टिंग पे हो चाहे वो ब्रीड कर रहा है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशनल फूड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आप बर्ड को प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड प्रोवाइड नहीं करते हो तो उसमें धीमे धीमे न्यूट्रिशन की कमी आने लगती है, जिसकी वजह से आपको जो एग काउंट है वो भी कम मिलने लगता है और इनफर्टिलिटी का इश्यू आ सकता है। और लास्ट रीजन जो है वो है ओवर यूज ऑफ सप्लीमेंट्स। यानी सप्लीमेंट्स मतलब जो विटामिन, कैल्शियम के सिरप्स या व्हाटएवर फॉर्म में आप उसे बर्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे पाउडर फॉर्म हो चाहे लिक्विड फॉर्म हो, उसे हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्स। तो कई लोगों को ऐसा होता है कि आज बर्ड को विटामिन ए दे दिया, कल बर्ड को पानी में विटामिन ई मिला के दे दिया, द नेक्स्ट डे दे विल प्रोवाइड सम मल्टीविटामिन टू द बर्ड्स, उसके बाद बोलेंगे अरे कैल्शियम तो रह ही गया तो कैल्शियम अगले दिन मिला के दे दिया। ठीक है, यानी डेली बर्ड के पानी में कोई ना कोई सप्लीमेंट या मेडिसिन मिला के दी जाती है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। बर्ड को अगर जरूरत से ज्यादा सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो उससे भी बर्ड की बॉडी में टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, जहर क्रिएट होता है। हो सकता है ओवर ज्यादा मतलब सप्लीमेंट देने से आपका बर्ड मरे नहीं, लेकिन उसकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स इस तरह से डैमेज हो जाते हैं कि या तो वो ब्रीड करना ही छोड़ देता है या अगर ब्रीड करता भी है तो उसके एग्स में फर्टिलिटी नहीं आती। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप वीक में कोई भी 2 दिन कंटिन्यूअस 2 डेज डिसाइड कर लीजिए, उसी दिन आप अपने बर्ड्स को सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कीजिए। जैसे सैटरडे संडे जो मेरा फेवरेट होता है, मैं सैटरडे संडे बर्ड्स को मल्टीविटामिन और कैल्शियम एक ही साथ मिला के दे देता हूँ, उससे कोई इश्यू क्रिएट नहीं होता। सैटरडे मॉर्निंग के पानी में मल्टीविटामिन कैल्शियम मिला के दे दिया, संडे सैटरडे को जो पानी आप निकाल दे तो मैं नहीं निकालता, अगर आप निकाल देते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज संडे अर्ली मॉर्निंग वो पानी चेंज कीजिए, सेम मल्टीविटामिन और ये डाल दीजिए, बर्ड को सर्व कर दीजिए। अब आप कहोगे कि सर 2 दिन तक कंटिन्यूस क्यों देना है एक ही चीज? तो इसका रीजन ये होता है कि कई बार ऐसा है कि बर्ड को किसी दिन प्यास कम लगती है, वो दवाई वाला पानी है करके नहीं पिएगा, और अगर वो ऐसा पानी नहीं पिएगा या कम पिएगा तो उसकी बॉडी में जो जरूरी सप्लीमेंट जाने चाहिए वो नहीं जा पाएंगे। इसलिए चाहिए कि कंटिन्यूस आप 2 दिन तक सप्लीमेंट्स वाला पानी बर्ड को प्रोवाइड कीजिए। बाकी हफ्ते के 5 दिन प्लीज बर्ड को किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन या ये प्रोवाइड मत कीजिए, सिवाय के बर्ड बीमार हुआ है या बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम जो बर्ड्स को मल्टीविटामिन देते हैं उसमें हमें जिंक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जिंक का ओवरडोज बर्ड में इनफर्टिलिटी लाता है। जिंक बर्ड के लिए जरूरी भी है,
बट बहुत स्मॉल क्वांटिटी में। अगर आप जिंक वाला सप्लीमेंट ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपके बर्ड्स के अंदर जो है वो इनफर्टिलिटी आ सकती है। अब अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई हो, साथ ही साथ मैंने आपको क्या करना चाहिए वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बर्ड को सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कंटिन्यू 2 दिन तक आपको सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने चाहिए। जो सप्लीमेंट्स आप प्रोवाइड करते हैं उस सप्लीमेंट में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी और कैल्शियम, इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बिकॉज विटामिन ई फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन ए बर्ड की इम्यूनिटी के साथ साथ एग काउंट इंक्रीज करता है। विटामिन सी बर्ड की इम्यूनिटी बढ़ाता है। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के ऑब्जर्प्शन के लिए ज़रूरी है। आप कितना भी कैल्शियम दे दो, लेकिन अगर आपके बर्ड की बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो वो कैल्शियम ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बर्ड की डाइट में प्रोटीन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन से बर्ड हेल्दी रहेगा और हेल्दी बर्ड अच्छा ब्रीड करेगा, ये आप सभी जानते हैं। इसके अलावा जिंक और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स वो भी बर्ड्स की डाइट में होना ज़रूरी है, लेकिन जिंक और मैग्नीशियम या पोटेशियम जो है उसका काउंट बहुत ही ज़्यादा निग्लिजिबल ज़रूरत होती है बर्ड को। तो अगर आप ये सारी चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में बर्ड को प्रोवाइड करेंगे और जो जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, अगर आपकी एवियरी में ऐसी प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी एवियरी में से इनफर्टिलिटी का इश्यू सॉल्व हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बर्ड में नेचुरली इनफर्टिलिटी होती है, तो ऐसे बर्ड्स के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। वो नेचुरली इनफर्टाइल बर्ड है, वो फर्टिलिटी कभी नहीं आ सकती, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा केस बहुत ही रेयर यानी कि बहुत ही कम होता है। इसलिए अगर आपको मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स बताई है उन प्रॉब्लम्स का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी एवियरी में से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको इस वीडियो से कोई हेल्प हुई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपके ज़रूरतमंद फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।